देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में बात की थी अबाउट ली चैटलेट प्रिंसिपल। हम लोगों ने सीखा था कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, हम रिएक्शन क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ली चैटलेट प्रिंसिपल। इसने हमको ये सिखाया कि अगर हम इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी चेंज को इंपोज करते हैं तो हाँ, इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है जहां पर उस चेंज का इफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है या फिर नलीफाई होता है। ठीक, लास्ट क्लास मैंने आपको इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिखा दिया था कि अगर हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, हम रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे या प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपकी रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, बैकवर्ड शिफ्ट होती है। सेकंड में आपको सिखाया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर आप किसी गैसियस रिएक्शन सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन लोअर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाती है, और अगर प्रेशर कम करते हो तो रिएक्शन हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाती है। ये हम लोगों ने सीखा था। दूसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी कि जो इंक्रीज्ड प्रेशर का इफेक्ट है वो डिक्रीज्ड वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, यानी अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगी। क्यों जाती है इसका लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा। यहाँ पर एक और टाइप ऑफ आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है इफेक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। देखिए, अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान देना, रिएक्शन की डायरेक्शन और कॉन्सेंट्रेशन दो अलग अलग चीजें हैं। एग्जांपल से समझो, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, अभी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है 2 मोलर। जैसा करते हैं, सबको 1 मोलर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये सब 1 मोलर हैं तो बताओ इस रिएक्शन में जब आप Kc लिखोगे, Kc तो इस रिएक्शन के लिए Kc क्या बनेगा, 1 × 1/1 दैट इज 1। ठीक है, अब मैं यहां पर चेंज करता हूं प्रेशर। मान लो इफ प्रेशर इज डबल्ड, इस सिस्टम पर आपने प्रेशर डबल कर दिया। बताओ कांस्टेंट टेंपरेचर पर प्रेशर डबल करने का इफेक्ट क्या होगा, जो सिस्टम का वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। तो वॉल्यूम विल बी हाफ्ड। ठीक है, अब यहां पर आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, रिएक्शन किधर जाएगी, ध्यान देना है ना, क्वेश्चन के टाइप पे ध्यान देना। रिएक्शन किधर जाएगी, तो भाई देखो आपने प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्शन जाएगी लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ, मतलब PCl5 और PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा, तो PCl5 का अमाउंट डिक्रीज होगा, मोल्स डिक्रीज होंगे, PCl3 और Cl2 के मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अगर आपसे ये पूछे कि यहां पर PCl3 और Cl2 के अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, मोल्स पे, तो PCl3 और Cl2 के मोल्स बढ़ेंगे जबकि PCl5 के मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक, या फिर डायरेक्शन रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ ले कि PCl5, PCl3 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशंस पे क्या फर्क पड़ा है, और अगर आपने ऐसा बोल दिया कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, PCl3 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, तो यहां आपका गेम हो गया। मतलब आपने क्वेश्चन गलत कर दिया है, हंसते हंसते गलत कर दिया है। क्यों, आप देखो, जब आपने प्रेशर डबल किया है तो इस डब्बे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ। अब जैसे ही वॉल्यूम हाफ होगा, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हाफ होते ही इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल। ये 1 मोलर से पहुंच जाएगा 2 मोलर 2 मोलर। तो देखो वॉल्यूम विल बी हाफ्ड एंड जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑफ एवरी स्पीसी एट इक्विलिब्रियम विल बी डबल्ड। सही है, अब बताओ, अब आप इस कंडीशन पर आ गए, अब आपको ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में आप देखो Q की वैल्यू निकालो, तो बताओ Q कितना बनेगा, 2 × 2/2, यानी Q की वैल्यू 2 हो गई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1, Q की वैल्यू हो चुकी है 2, क्योंकि यहां पर Q Kc से बड़ा आ गया है। बताओ ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, हाँ, ये रिएक्शन अब बैकवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि Q Kc से क्या हो चुका है, बड़ा। अच्छा, हमने गलत बोल दिया, डायरेक्शन को उल्टा है ना यार, मैं सोच रहा था देर से।
प्रेशर बढ़ाया ना आपने तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। तो आप यहां से भी देख सकते हो, देखो क्यू से भी प्रूव हो रहा है कि आपकी रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। सही है। चलिए तो अब क्या होगा, इसमें से मान लो गया x, इसमें से गया x और ये बनेगा 2 + x। सही है। चलिए अब आपको दोबारा से यहां सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा भाई, देखो Kc की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, चेंज तो Q होता है जो हो गया, तो Kc तो 1 ही रहेगा और इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो तो ये 2 - x² अपॉन 2 + x कुछ बनेगा। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो आप देखो 4 - 2 to 4x प्लस x² की वैल्यू 2 + x की इक्वल होगी और यहां से आपका क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, x² - 5x + 2 = 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी होगी। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, -b ± √b² यानी 25 -4ac -8 अपॉन 2a। तो देखो 5 + -25 में से 8 गया 13 नहीं और 17 है ना, तो 16 का रूट होता है 4, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा बाय 2, तो 4 ले लेता हूं। तो 5 - 4/2 बताओ, दो वैल्यूज आएगी, तो 5 - 4/2 0.5 और एक 5 + 4/2 4.5। तो 4.5 तो हो ही नहीं सकता, उन्हें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी है 0.5। अब आप देखो जब नया इक्विलिब्रियम आया एट न्यू इक्विलिब्रियम, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी होगी, 2.5 मोलर हो गई होगी ना। बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी होगी, 1.5 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो चुकी होगी, 1.5 मोलर। तो अगर आप यहां पर ध्यान दें, क्या दें, ध्यान दें, तो ध्यान क्या देना है कि अगर आपका कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था और आपने उस पर प्रेशर बढ़ा दिया या फिर आपने वॉल्यूम कम कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि PCl5 कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और PCl3Cl2 की बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हर एक स्पीसी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आप प्रेशर कम करोगे और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हर एक स्पीसी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएगी वो हमेशा पुरानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। एक ऐसा पॉइंट है इसमें लोग गलती करते हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। तो देखना क्या है कि अगर आपसे प्रेशर बढ़ाकर या वॉल्यूम कम करके कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पूछ लिया है तो आपको बताना है कि भाई देखो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी, हर एक स्पीसी की बढ़ेगी और जो नई कंसंट्रेशन आएगी वो हमेशा पुरानी वाली कंसंट्रेशन से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो हम कई क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम क्लास इलस्ट्रेशन अभी लेंगे उसमें भी यूज करेंगे और आपको जो डीपीयू मिली है उसके अंदर भी ऐसे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और ये आपका पॉइंट है, ध्यान से देखें। पहले आप इसे कॉपी करें इस पॉइंट को, उसके बाद आपको अपने एग्जांपल कॉपी करना है ना। क्या कह रहा है पॉइंट, आप लिखते चलो। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड और वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड देन the concentration of every species at equilibrium will increase and the concentration at new equilibrium, तो new equilibrium 2.5, ये 1.5, ये 1.5 will be greater than the concentrations at old equilibrium 1 molar 1 molar 1 molar। समझ रहे हैं, सेम चीज डिक्रीज के लिए भी होगा। अगर प्रेशर डिक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो हर एक की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जो नई कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा पुरानी वाली से क्या आएगी, कम आएगी। कर सकते हैं, चलिए तो ये कॉपी करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज को। चलिए अब आप देखो, मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूं आपसे बार बार कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब वो समय आ चुका है, वो टाइम आ चुका है जब हम ये डिस्कस करें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आखिर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए बहुत ही आसान है। ये जो हम रिलेशन यहाँ लिखा जाता है, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूँ। ये चीज हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का कुछ पार्ट थर्मोडायनामिक्स के अंदर काम में आता है। तो क्योंकि जो जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाता हूँ हमने थर्मोडायनामिक्स कवर नहीं किया है, ठीक है। हम इक्विलिब्रियम के बाद में देखते हैं। तो अभी इक्विलिब्रियम कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान से सीखनी है। ये चीजें आपके थर्मोडायनामिक्स के अंदर बाद में काम आएंगी, ठीक है। तो ध्यान दें, ये एक इक्वेशन होता है
व्हिच इज देखो मैं आपको वैल्यूज देता हूं। K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो ऐसे लिख लो K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ठीक, ऐसे कोई टेम्परेचर आपने बदला T2 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है एट टेम्परेचर T2। तो यहां पर एक इक्वेशन बनता है, द इक्वेशन इज log to the base 10 K2 upon K1 is equals to delta H upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है, ये आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करो, यूज करते करते याद हो जाता है। पहली चीज, अगर यहां पर T1 इज ग्रेटर देन T2 है, तो देखो अगर T1 T2 से बड़ा है तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। बात नंबर 1 सही है। तो देखो ये टर्म तो हमारा पॉजिटिव है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो। अब ये जो log K2 by K1 है, इसकी वैल्यू या इसका साइन डिपेंड करता है डेल्टा H के साइन पर। अब या तो डेल्टा H पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डेल्टा H कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी, एक चीज होगी। और अगर डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी हो गया कि log K2 अपॉन K1 की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। किसी भी log वैल्यू का नेगेटिव आने का मतलब उसके अंदर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, और अगर K2 by K1 लेस देन 1 होगा तो बताओ K2 की वैल्यू क्या होगी? K1 से कम होगी। बोले चीज आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से बोल सकते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, कौन सी रिएक्शन के लिए? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसीलिए जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाना शुरू कर देती है? बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन क्या होगा? कम, और आपकी रिएक्शन कहां जाना शुरू कर देगी? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देगी। बोलो बात समझ में आ रही है? दूसरा, सेम इस तरह अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखो तो पहले तो आप क्या करो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखो और उसके नीचे लाइन लिखें जो मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे। देखें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। इसका समरी क्या है जो याद रखना है? दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर एट लो टेम्परेचर। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? चलिए, ऐसे ही हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जब एंडोथर्मिक देख रहे हो, जब रिएक्शन का डेल्टा H कैसा है? पॉजिटिव है। तो अब आप देखो डेल्टा H पॉजिटिव है, इसका मतलब log K2 by K1 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। log K2 by K1 पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? कि K2 by K1 ग्रेटर देन 1 होगा, ये K2 की वैल्यू K1 से क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो देखो ये स्टेटमेंट तो आपको यहां लिखना है एक्सोथर्मिक के साथ। चलिए, फिर एंडोथर्मिक के लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि सेम है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। ये बस प्रिंट हो गया है, इसको आप चेंज कर ले, क्या आएगा? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर एट हाई टेम्परेचर। सही ना? तो ये तो ये लॉजिक की बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू डिक्रीज होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक चीज। दूसरा टेक अवे पॉइंट क्या है कि ये जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, दीज फेवर एट लो टेम्परेचर। बस आपको ध्यान इतना सही रखना है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, दीज फेवर एट हाई टेम्परेचर। इस इक्वेशन के दो यूजेस हैं। एक, आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं। ठीक है, आप पहला टेम्परेचर दे देगा, T2 दे देगा, डेल्टा H की वैल्यू दे देगा,
K1 दे देगा और आपसे K2 पूछेगा। ऑब्वियसली कैलकुलेटिव होते हैं तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। यहां पर आप ध्यान दें यूनिट्स का बहुत, ये हीट एनर्जी, इसकी यूनिट आपको या तो किलो जूल मिलेगी या फिर किलो कैलोरी मिलेगी। तो अगर आपको किलो जूल मिले तो आप आर के लिए क्या यूज करोगे 8.314। अगर आपको ये किलो कैलोरी में मिले तब आप आर के लिए क्या यूज करोगे 2। तो कैलकुलेशंस वहां हो सकती है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी होती है। सही है। चलिए तो एक बात तो ये हुई कि टेम्परेचर के साथ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, समझ गए इस चीज को। अब चलो आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं, तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, ठीक। चलिए अब आप ध्यान दें, एक बहुत काम की चीज है। ऑल्दो अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है क्योंकि केमिकल हम बाद में पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, वहां पर मैं दोबारा पढ़ाऊंगा आपको इस चीज को। बट स्टिल आप ध्यान दें, एक बहुत काम की चीज, ये आपसे इक्विलिब्रियम में पूछी जा सकती है, थर्मोडायनेमिक्स में पूछी जा सकती है और काइनेटिक्स में पूछी जा सकती है। मैं हर जगह बताता हूं बार बार रीजन। चलिए आपने सीखा कि भाई किसी भी रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है KF/KB के इक्वल। सही है। अब आपने यहां पर देखा अगर एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताओ K इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही है। अब बताओ अगर K इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये KF/KB है, तो KF क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा और KB क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। इसीलिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सही ना। सेम इसी तरह अगर हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करें, कौन सी रिएक्शन के लिए बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए देखो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आप फिर से देखो K इक्विलिब्रियम लिखो, क्या बनेगा KF/KB। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि KF इंक्रीज हो रहा होगा और KB क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। सही बात है ना। नहीं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये गलत है। इसको कभी भी आप ऐसा नहीं देखें, यहां लिखते हैं ऐसा नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सबसे पहली चीज है जो आपके दिमाग में आएगी और यहीं पे आपसे गलती करवा ली जाएगी। हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या वो तभी डिक्रीज होगा जब KF डिक्रीज हो और KB इंक्रीज हो। ऐसा भी तो हो सकता है KF भी बढ़ रहा हो, KB भी बढ़ रहा हो, हाँ, लेकिन KB की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो एक्चुअली यही होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली बोथ KF and KB increases, but increase in KB is greater than KF. So इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली मोस्टली रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट बढ़ते हैं, KF भी बढ़ेगा, KB भी बढ़ेगा। ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि KB की वैल्यू में इंक्रीज ज्यादा है और KF की वैल्यू में इंक्रीज क्या है, कम। इसको काट के आप ऐसा लिखें कि भाई KF इज इक्वल्स टू होता है KB/K, सॉरी कि इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, KF/KB। तो KF भी बढ़ता है, KB भी बढ़ता है, लेकिन KB में इंक्रीज ज्यादा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। सेम चीज आप यहां पर भी लिख सकते हो कि यहां आप देखें ये इक्विलिब्रियम KF/KB के इक्वल होगा। यहाँ KF भी बढ़ता है और KB भी बढ़ता है, लेकिन KF की वैल्यू इंक्रीज ज्यादा है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर आप लिख देना इंक्रीज इन KF is greater than KB. So K equilibrium increases. तो कभी भी ऐसा मत सोच लेना टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक्सोथर्मिक के लिए डिक्रीज होती है, हाँ, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं है कि KF कम हो रहा होगा और KB बढ़ रहा होगा। KF KB दोनों बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ KB में इंक्रीज ज्यादा होता है और यहाँ पर KF में इंक्रीज ज्यादा होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बनाएं, हाईलाइट करें और साथ ही इसको ध्यान भी रखें, कॉपी करें। चलिए
इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हम लोग डीबीपी से कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव होता है तो कैलकुलेशन हम वहीं पे करेंगे। आसान है, आपको बस इक्वेशन याद रखना है कि log k2 अपॉन k1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा h अपॉन 2.303r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पर वैल्यूज रखनी होती है, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए मैंने डीबीपी के अंदर, आप देखना मिलेंगे, आसानी से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने अगले इफेक्ट पर, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशंस में आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो। पहला केस, इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कहां पर, कांस्टेंट प्रेशर पर आप ऐड कर रहे हो। तो ध्यान दें, जब आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करोगे, ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। देखो P कांस्टेंट, T कांस्टेंट। जब आप प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर गैस ऐड करोगे तो देखो मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़ेंगे तो साथ साथ क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, तो देखो वॉल्यूम बढ़ने की डायरेक्शन क्या होती है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन हायर मोल्स की तरफ जाती है, और वॉल्यूम कम होता है तो रिएक्शन कहां जाती है, लोअर मोल्स की तरफ जाती है। तो आपको सिंपल सा एक फंडा याद रखना है, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड देयरफॉर रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल, इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया है तो उससे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, हायर नंबर ऑफ मोल्स। हायर नंबर ऑफ कौन से मोल्स, गैसियस मोल्स की तरफ मूव करेगी। जैसे रिएक्शन है PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। आपने सिस्टम पर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर जाएगी, ठीक। अगर रिएक्शन ये होती N2 प्लस 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, अगर आपने इसमें इनर्ट गैस ऐड की तो रिएक्शन कहां मूव कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। मैं आपको रीजन समझाता हूं क्यों। आप सोच रहे होंगे कि यार सर आप तो रटवा रहे हो, आप तो कहते हो कि लॉजिक से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं भाई, लॉजिक्स तो हमारे हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे ही रहेंगे। क्यों, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स हैं A, इसके मोल्स हैं B, इसके हैं B। जब उसके लिए Kc लिखोगे तो डिवाइड बाय B करोगे, तो बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, B स्क्वायर अपॉन A इंटू B। बनेगा क्या, बनेगा ना, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। अब आप देखो ये Kc है। अब आपने इनर्ट गैस ऐड की कांस्टेंट प्रेशर पे तो वॉल्यूम बढ़ा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो अब ये क्या बन जाएगा, Qc। और Qc का क्या है, जो वॉल्यूम है ज्यादा है तो Qc की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kc से कम होगी ना। बताओ रिएक्शन किधर मूव करेगी, समझ रहे हो ना भाई। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो Kc तो इतना ही रहेगा जो था पहले, वॉल्यूम चेंज होते ही ये वैल्यू किस बन जाएगी, Qc। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है तो ऑब्वियसली Qc की वैल्यू Kc से कम आएगी, और जब Qc Kc से कम होगा तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर आप उल्टा रिएक्शन में देख लो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मान लो A मोल्स, B मोल्स, C मोल्स, क्या फर्क पड़ता है, बाय B, ये बनेगा C बाय B होल स्क्वायर अपॉन A बाय B इंटू B बाय B का क्यूब। अल्टीमेटली Kc के एक्सप्रेशन में V स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो Kc तो उतना ही रहेगा, लेकिन Qc बन जाएगा। तो बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा तो Qc बढ़ेगा, मतलब Qc की वैल्यू Kc से बड़ी आ जाएगी, और उस केस में रिएक्शन कहां मूव करेगी, बैकवर्ड। तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं। अगर आपको स्टेटमेंट याद है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड की गई है तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, जहां पर हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होंगे। सही है। चलिए इससे भी इंपॉर्टेंट इसकी अगली कंडीशन, इफ इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखना, अगर आप किसी सिस्टम में इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसा पहले था इक्विलिब्रियम वैसा ही बना रहेगा। क्यों, हाँ ये क्यों तो बहुत जरूरी है। अब मैं बताता हूं आपको क्यों। ऐसा क्या होता है, इक्विलिब्रियम इफेक्ट ही नहीं हो रहा, आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ध्यान से देखना, मैं इसी रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं, PCl5 gives PCl3 plus C। जैसे मान लो Kp से आराम समझ में आएगा, इसके कुछ A मोल्स थे, इसके B और इसके B मोल्स थे, ठीक है। जब मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखूंगा, Kp तो बताओ Kp क्या बनेगा, जैसे
इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, है ना। चलिए, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर अपॉन इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तब आप देखो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए को अलग कर लो, एक पी बाई एन टी से पी बाई एन टी गया और साथ में पी बाई एन टी बनेगा ये पी टोटल और ये एन टोटल, ठीक है। अब बताओ, इनर्ट गैस ऐड करने से इनके मोल्स तो बदलने से रहे हैं, इनके मोल्स पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ए अब क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब आपने इनर्ट गैस ऐड की तो वो दो चीजें बढ़ाएगी, एक आप इनर्ट गैस ऐड करो तो सिस्टम के टोटल मोल्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या होगा, सिस्टम का टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन आप देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर हम लिखें एन टोटल अपॉन पी टोटल या पी टोटल या पी अपॉन एन लिख लो तो बताओ किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी अपॉन वी। देखो टी कांस्टेंट बी कांस्टेंट तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। देखो पी बाय एन भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब जैसे आप इनर्ट गैस ऐड करोगे जितना इसका प्रेशर बढ़ेगा उतने क्या बढ़ जाएंगे, मोल्स। मान लो प्रेशर डबल हो गया तो मोल्स भी डबल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल कर देंगे और पी बाय एन की वैल्यू फिर से क्या आएगी, सेम। कहने का मतलब ये है कि जब आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हो तो ये वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, ये खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉजिक मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हो तो हायर मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होगा। याद रख लेंगे। तो ये था अपना फोर्थ इफेक्ट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, उस पर आप मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट इफेक्ट, कैटलिस्ट। सब मैंने लिख दिया है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट कुछ नहीं बदलता, सिर्फ वो टाइम बदलता है। क्या बदलता है, टाइम। देखो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के टाइम को कम कर देता है, मतलब जल्दी अटेन करवा देता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के टाइम को बढ़ा देता है। लेकिन वो कुछ और चेंजेस, मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे PCl5 ये रिएक्शन ले लो, मान लो आप, तो एक बार फिर से ठीक है। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आया 10 मिनट में। इक्विलिब्रियम पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 2 मोलर, इसकी है 1 मोलर, इसकी भी है 1 मोलर, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तब भी PCl5 इक्विलिब्रियम पर जब आएगा तो 2 मोलर ही आएगा, ये 1 मोलर ही आएगा, ये 1 मोलर ही आएगा। लेकिन इस बार टाइम हो सकता है 10 मिनट जगह आपको सिर्फ 3 मिनट लगेगा। ठीक, तो एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट नहीं कर सकता। जो इक्विलिब्रियम स्टेट पहले आ रही थी वही अब भी आएगी, लेकिन वो उस टाइम को चेंज कर देगा जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन किया गया होगा। बात नंबर 1। ठीक, बात नंबर 2, एक पॉइंट और आप यहां पर लिख दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैटलिस्ट इंक्रीजेस, है ना, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। साइमल्टेनियस लिख दो या फिर सेम अमाउंट लिख दो। तो सेम अमाउंट सेम वैल्यू से फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, बैकवर्ड को बढ़ा देगा। फॉरवर्ड भी तेज चलेगी, बैकवर्ड भी तेज चलेगी, इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, जल्दी अटेन हो जाएगा। तो ये आपके ओवरऑल 5 इफेक्ट होते हैं जो एक इक्विलिब्रियम पर आप मतलब चेंज होते हैं, जिनसे आप इफेक्ट देखते हो। सबसे पहले आपने देखा एडिशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दूसरा आपने देखा प्रेशर चेंज, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हमने रिलेट कर लिया, तीसरा आपने देखा टेम्परेचर चेंज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर, और एंडो आपकी हाई टेम्परेचर फेवर करती है। नेक्स्ट हमने बात की इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड की है तो हायर मोल्स की तरफ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड की तो कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट और कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिएक्शन के टाइम को बदल सकता है। वो भी कैसे बदलता है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो दोनों रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, नेगेटिव है तो दोनों की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। चलो अब आपको सिखाते हैं इसको यूज करना। तो उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ें और अपने आंसर्स टिक करें, है ना। चलिए ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
हो गया? चलिए ध्यान से देखें, मतलब प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ मोर H2 इज एडेड। तो अगर आपने इस रिएक्शन में और H2 ऐड की है ना, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो तो यहां से रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? फॉरवर्ड। NH3 ऐड किया तो बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बताओ ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? हाँ ये तो सोचना था। देखो आपने क्या किया, N2 प्लस 3 से 2NH3 बन रहा है, तो आपने इसमें 3200 किलोजूल पर मोल ऐड किए, तो लेनी पड़ रही है ना। अगर रिलीज होती तो मैं प्लस 3200 यहां पर लिखता। वैसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है जी, मैंने चेंज करके लिखा है तो आपको समझा सकूं, तो एग्जांपल है कि आपको ऐसे भी मिल सकता है। अगर 3200 प्लस होकर यहां लिखा है, मतलब इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है। अगर वो प्लस 3200 यहां लिख देता तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसके बनने के साथ इतनी हीट क्या हुई है? रिलीज हुई है। फिर उस केस में ये रिएक्शन कैसी होती? एक्सोथर्मिक होती। तो बहुत आसानी से खेल जाएगा और आप भी हंसते हंसते गलती कर सकते हो। तो खैर अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करेगी, मतलब आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। सही है? इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो चेंज, ये सीखा हमने। और इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, बताओ अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हो तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी? हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। बताओ हायर नंबर ऑफ मोल्स किधर है? इधर है 2, इधर है 4। रिएक्शन आपकी किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड शिफ्ट होगी। सिंपल। तो अपने 5 पॉइंट याद रख लेना। आप ली चैटलर प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, लेकिन 5 के साथ आपको एक 6th पॉइंट भी याद रखना होगा। तो 6th पॉइंट के लिए मुझे अपना पॉइंटर चाहिए। चलिए आप आंसर्स कॉपी करें एक बार। तो ये देखें, ये आपका 6th पॉइंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। In the above question, what will be the effect on the concentration of each species if pressure is increased? मैंने आपको बताया, मैंने साफ साफ पॉइंट लिखा, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो हर एक स्पीसी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल आपका आंसर है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एवरी स्पीसी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है ना? अब मैंने अलग से पूछा है, ये बीच में ना आपको मैंने डीबी में क्वेश्चन दिए हैं, बहुत साइलेंटली किल करेगा आपको। ये बीच में पूछ लेगा, बताओ मैंने और है ना यहाँ पे ऐड कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, बताओ कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप देखोगे कि प्रेशर बढ़ा है, रिएक्शन ना लोअर मूव कर जाएगी फॉरवर्ड, तो NH3 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, N2 और H2 की कम होगी। गलत। कंसेंट्रेशन तो हर स्पीसी की क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? हाँ, NH3 के मोल्स बढ़ेंगे और H2 और N2 के मोल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन कंसेंट्रेशन पूछ लिया तो कंसेंट्रेशन तो हर स्पीसी की क्या होगी? इंक्रीज ही होगी। आप सोचो मैं कितना स्ट्रेस दे रहा हूँ इस चीज के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इस पार्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। 95%, सिर्फ 5% लोग इस चीज को ठीक से लेकर चलते हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी उन 5% में। सही है? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखें, ली चैटलर प्रिंसिपल का ही एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन जो भी आपको आना चाहिए। ये आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 5 इन अ 5 लीटर वेसल। रिएक्शन दी हुई है, उसका केपी आपको 1 atm दिया हुआ है। कह रहा है if initially SO2Cl2 was present at 2 atm then calculate equilibrium partial pressure of each gas। एक तो आपको निकालना है। दूसरा, इक्विलिब्रियम आने के बाद आपने वॉल्यूम ऑफ वेसल डबल कर दिया है, तो देखो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, वो वापस से रीएस्टैब्लिश होगा। तो पूछ रहा है नए इक्विलिब्रियम पर हर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। और थर्ड पार्ट, if inert gas is added at constant volume after attaining equilibrium till total pressure of mixture reaches 5 atm, then what would be the partial pressure of each gas? ट्राई करोगे आप? ठीक, चलिए एक ट्राई कर लो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? चलिए आंसर्स देखें। इसका आंसर आएगा 1 atm ईच। इसका आंसर आएगा SO2Cl2 का जो प्रेशर है वो आएगा 0.38 atm और SO2 और Cl2 का जो प्रेशर आएगा वो आएगा 0.62 atm और इसका आंसर भी सेम ही रहेगा। ठीक है?
तो आपका आंसर आ गया तो वेरी गुड, और नहीं आया तो बहुत ध्यान से देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास रिएक्शन दी हुई है SO2Cl2, ठीक है, मैं गैस लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको सब गैस ही है, SO2 प्लस Cl2। इस रिएक्शन का Kp आपको दिया हुआ है 1 atm, टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर था 2 atm, ये दोनों थे 0। बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, 2 में से जाएगा x, इसमें भी जाएगा x, इसमें भी जाएगा x होगा। अब अगर इस कंडीशन में इस रिएक्शन के लिए Kp लिखूं, बताओ Kp क्या बनेगा, दिस इनटू दिस, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। इस आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो तो देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब अभी ये जो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर है, तो इस इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर हो गया 1 atm, इसका भी हो गया 1 atm और इसका भी हो गया 1 atm। सही है। अब आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, देखो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट, इफ आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, ठीक है। तब आप देखें एक तो कि अब टोटल प्रेशर अभी कितना है आपका 3 atm है, ठीक है। तो चलो इसको तो छोड़ो आप टोटल प्रेशर। अब आप ये देखो, कभी भी आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए जिसमें आप इक्विलिब्रियम पर कंडीशन चेंज कर रहे हो, तो उस चेंज के इंपैक्ट को इक्विलिब्रियम पे डाल दो। तो अगर आपने वेसल का वॉल्यूम डबल कर दिया है तो हर केस गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ। मतलब ये जो 1 atm था, अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 atm, ये भी क्या बनेगा 0.5 atm, और ये भी कितना बनेगा 0.5 atm हो गया। अब इसके बाद आप इस इंपैक्ट का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मतलब अभी देखो कि इस कंडीशन में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जो है, जो थी अभी थोड़ी देर पहले, वो इक्विलिब्रियम पर ही होगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो उसके लिए आप इसका Q निकालो, बताओ Q के लिए क्या बनेगी 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.5। अब इसका Q कितना आ गया 0.5 atm। देखो अभी इसका Q कितना था 1 atm था, तो Kp, देखो Q की वैल्यू Kp से कम हो चुकी है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। तो जब आपका नया इक्विलिब्रियम आएगा, क्या आएगा, नया इक्विलिब्रियम, तो नए इक्विलिब्रियम पर 0.5 में से कितना आ चुका होगा x, नया अमाउंट मान लो y मान लो, ये 0.5 पहले से ही था, 0.5 प्लस y और बन जाएगा, और ये भी 0.5 प्लस y बन जाएगा। सही है। पर अब क्या वॉल्यूम बदलने पर Kp की वैल्यू बदलेगी, नहीं बदलेगी ना। तो नए इक्विलिब्रियम पर भी Kp 1 होगा। अब आपका जो इक्वेशन बन जाएगा 0.5 प्लस y होल स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस y। ये क्वाड्रेटिक आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। तो आप वहां से कैलकुलेट करोगे, आपको y की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 0.12। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दूं तो 0.1172 आएगा, तो उसको आप 0.12 लिख सकते हो। अब आप देखो, अगर ये 0.12 है तो 0.5 में से 0.12 गया, नए इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर कितना आएगा 0.38 atm, ये आ जाएगा 0.62, और ये भी कितना आ जाएगा 0.62 atm। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। कर सकते हैं पार्ट नंबर 3। बताओ इनर्ट गैस कहां ऐड की गई है, क्वेश्चन खत्म। अगर आप नए इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस और ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब भी इनके प्रेशर्स, इनके पार्शियल प्रेशर्स उतने ही बने रहेंगे। हाँ, टोटल प्रेशर बदला है, ठीक है, तो टोटल मोल्स भी तो बदले होंगे, तो टोटल प्रेशर चेंज हुआ होगा 5 atm। तो इन तीनों को मिला लो, 1.5 आएगा शायद ये, तो जो 1.5 है थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, 0.62 1.24 प्लस 0.38, 1.62 के आसपास आएगा। तो 5 में से इनका उतना रहेगा, बाकी सारा प्रेशर किसका होगा, इनर्ट गैस का होगा। समझ रहे हो इस चीज को, तो ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ली-चाटलेट्स का सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म ही नहीं है, उसके ऊपर इस तरह के आपसे न्यूमेरिकल्स में डिस्कस किए जा सकते हैं, कर लेंगे। चलिए, तो ये था अपना ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल, जो आपको सिखाता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज करो तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। कॉपी कर लिया। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, और ये जो आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है इसका नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। क्या होता है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम? अभी आपने इक्विलिब्रियम के टाइप्स देखे,
ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक साथ दो इक्विलिब्रियम क्या होंगे आपके एक साथ एस्टेब्लिश हो रहे होंगे। हेडिंग डालें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए क्या होता है साइमल्टेनियस। बहुत आसान, बहुत आसान। यहां पर क्या होंगे, नाम से पता है, दो दो इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट हो रहे होंगे, बस उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट करते हैं। तो आप देखो, इससे मेरे पास ये है एक सॉलिड, ठीक है, तो ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड मान लो इक्विलिब्रियम में आ रहा है दो गैसेस, सम ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है। इसी तरह आपके पास दूसरा है बाई सॉलिड, ये बाई सॉलिड इक्विलिब्रियम में आ रहा है मान लो किसी और, ये भी ए गैस प्लस सी गैस बना रहा है। तो आप देखो यहाँ पर इनके ना दो प्रोडक्ट्स कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ये प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या है आपके, कॉमन है। सही है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कुछ अमाउंट रहा होगा, ठीक है। जब ये इक्विलिब्रियम पर आया तो इसमें से कुछ इसका अमाउंट गया, ए गैस बनेगी और बी गैस बनेगी। तो मान लो ए गैस का जो प्रेशर बना वो है x ATM। तो क्योंकि दोनों के मोल सेम बनेंगे तो दोनों का प्रेशर भी क्या होगा, सेम, ठीक है। सिमिलरली ये बाई सॉलिड है, ये भी टाइम t इक्वल टू 0 पर कुछ रहा होगा, और क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ आए होंगे, तो मान लो इसका यहां से कुछ बना बाई ATM और इसका भी क्या बना, बाई ATM। क्योंकि दोनों ही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है और दोनों को एक ही कंटेनर में एस्टेब्लिश करवाया गया है। सही ना। तब आप देखो यहां से x ATM, यहां से y ATM, बताओ ए गैस का टोटल प्रेशर कितना बन जाएगा, x प्लस y। तो बस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी कॉमन स्पीसी है, कॉमन स्पीसी, उसका दोनों जगह पर कंसेंट्रेशन या फिर प्रेशर जो भी होता है वो क्या होगा, सेम। बस इतना सा आपने कर लिया, क्वेश्चन खत्म है। इसका तो कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखो ये एक रिएक्शन, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp1 बोल देते हैं, इसको हम Kp2 बोल देते हैं। आप यहां से देखो, बताओ Kp1 की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, तो प्रेशर ऑफ ए गैस इनटू प्रेशर ऑफ बी गैस। इसको तो काउंट ही नहीं करूंगा, ये तो क्या है, सॉलिड है ना। तो बताओ Kp1 किसके इक्वल होगा, x इनटू x प्लस y के। एक इक्वेशन। इसी तरह आप इस रिएक्शन के लिए Kp2 लिखो, Kp2, तो Kp2 किसके इक्वल होगा, y इनटू x प्लस y के। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो Kp1 अपॉन Kp2, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x अपॉन y। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों को ऐड करो। कुछ ऐसी ऐड करोगे, Kp1 प्लस Kp2 किसके इक्वल बनेगा, x इंटू x प्लस वाई प्लस y इंटू x प्लस वाई। क्या देखो x प्लस वाई कॉमन आया तो अंदर भी x प्लस वाई बचेगा, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Kp1 प्लस Kp2। तो बताओ x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल बन गई, रूट Kp1 प्लस Kp2। दोनों से आप क्या कर सकते हो, अपनी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको ना सिर्फ ये चीज समझ में आनी चाहिए, उसके बाद तो इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता है। बहुत आसान इसके क्वेश्चंस होते हैं। अब इसे कॉपी करो, इसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। देखिए जो मैंने आपको सिखाया बस एग्जैक्ट उसी कंसेप्ट पे आपका न्यूमेरिकल है। रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया, ठीक है। देखो आपको दो सॉलिड दिए हुए हैं x और y जो डिसोसिएट हो रहे हैं इनटू गैसेस प्रोडक्ट्स एट अ सर्टेन टेंपरेचर एज फॉलोज। दो रिएक्शन दी हुई है, जो हमने पढ़ा एग्जैक्ट वैसे ही थोड़ा बहुत चेंज है। एंड अब इसकी लैंग्वेज को आप समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट अ गिवन टेंपरेचर प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड x इज 40 mm एंड द प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड y इज 60 mm। ठीक, तो आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, Kp दोनों रिएक्शंस के लिए और ratio of moles of A and B in the vapor state over mixture of X and Y।
सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर जो आपने एक्स सॉलिड लिया है ये अलग अलग कंटेनर्स में है या एक एक कंटेनर। देखो एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर ओवर एक्सेस सॉलिड x इज 40 mm, यानी पहले आपने सिर्फ x सॉलिड लिया और इस x सॉलिड के ऊपर प्रेशर कितना है, ये क्या क्या बना रहा है, A गैस प्लस C गैस, इस सॉलिड पर प्रेशर है 40 mm। बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ x सॉलिड x है। अब देखो ये तो सॉलिड, इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर इन दोनों की वजह से होगा। अगर मान लो इसके x मोल टूटे तो ये बनेगा x, ये बनेगा x, तो दोनों गैसेस के मोल सेम आ रहे हैं, मोल सेम आ रहे हैं तो दोनों का प्रेशर भी क्या आएगा, सेम। तो 40 को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो इसका प्रेशर 20 mm, इसका प्रेशर भी 20 mm। बताओ इस रिएक्शन के लिए Kp कितना हो जाएगा, 400 mm²। प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ C होगा ना। देखो पहला पार्ट सॉल्व। सेकंड, इसी तरह Y सॉलिड के ऊपर प्रेशर दिया हुआ है तो बताओ जब Y सॉलिड टूटेगा तो वो भी क्या बना रहा है, वो बना रहा है कोई B गैस प्लस C गैस। अगेन प्रेशर कितना है आपका 60 mm है, तो डिवाइड करो 30 mm में, तो ये भी 30 mm, ये भी 30 mm। बताओ अब इसके लिए Kp2 कितना हो जाएगा, 900 mm²। तो एक पार्ट तो हो गया ये। दूसरा कह रहा है जब इन दोनों का मिक्सचर, मतलब अब दोनों में एक साथ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, X सॉलिड टूटकर क्या बनाएगा, A गैस प्लस C गैस, एक चीज। और दूसरा जो Y सॉलिड होगा वो टूटकर क्या बनाएगा यहाँ पर, B गैस प्लस C गैस। तो कहानी वही, Kp1 Kp2 आपको पता है। मान लो इसका X मोल टूटा तो ये बनेगा X, ये बनेगा X, ये Y टूटा तो ये बनेगा Y, ये बनेगा Y। तो हम डायरेक्ट प्रेशर में डील कर रहे हैं। मान लो इसका प्रेशर है X ATM, इसका प्रेशर है Y ATM, ये कॉमन स्पीसी है तो इसका प्रेशर X प्लस Y हो जाएगा। अब आप देखो जब आप Kp1 लिखोगे, Kp1 तो वो किसके इक्वल होगा, X इंटू X प्लस Y। और जब आप यहाँ पर Kp2 लिखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, Y इंटू X प्लस Y। तो दो इक्वेशन, दो अननोन बनेंगे। एक आप देखो Kp1 अपॉन Kp2 केवल आ जाएगी x अपॉन y। अब देखो Kp1 तो है 400 और Kp2 है 900, तो x by y की हो गई 4/9, x इज इक्वल्स टू 4/9y हम लिख सकते हैं। सही है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखो तो बताओ Kp1 प्लस Kp2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो मैंने आपको सिखाया x प्लस, आप ऐड करोगे तो x प्लस y का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये रूट Kp1 प्लस Kp2 के इक्वल हो जाएगा, तो 1300 के इक्वल हो जाएगा। होगा यहां से आप x के लिए यहां रखो, तो जैसे आप 4/9y रखोगे तो ये बन जाएगा 13y/9 इज इक्वल्स टू, देखो 100 और रूट 13 को अलग कर लो तो ये बन जाएगा 10 रूट 13। तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 90/√13 आ जाएगा। वैसे भी आपको रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A और B बताना है, तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ A और B तो यहीं पे सॉल्व हो चुका है। आगे आप चाहो तो x और y की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको ये चीज कैलकुलेट करना आता है तो। साइमल्टेनियसली में एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब कोई कंपोनेंट होगा, है जो कॉमन कंपोनेंट होगा, बस आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, कर सकते हो। चलो कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए। अच्छा एक और चीज बता दीजिए, टोटल प्रेशर ओवर गैसेस। तो बता दो टोटल प्रेशर, बताओ इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल। यह गलती कर देते हैं, देखो इसका प्रेशर एक ही बार काउंट करना है ना, C एक ही है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। और बताओ x प्लस वाई के लिए तो कितनी है, √1300, तो ये बन जाएगा 2 √1300 या फिर आप इसे 20 √13 भी बोल सकते हो। सही ना। चलिए तो ये 3 पार्ट थे आपके इस क्वेश्चन की जो हमने एक एक करके सॉल्व किए, कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर साइन नहीं है, आ गए, ठीक है। तो ये 2 इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का काम चल रहा है। यहाँ पर भी 2 कॉमन स्पीसीज है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्राई करो, बताओ आपके पास यहाँ कौन से आंसर्स होंगे, है ना। ये मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिख लेना है यहाँ पे। 2 एक से ज्यादा आंसर भी आपके पास हो सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करते हो या फिर नहीं।
चलिए डिस्कस करें। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको परेशान कर सकता है। आपके पास दो इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं तो ध्यान से देखना। एक इक्विलिब्रियम है AB2 गैस प्लस B2C गैस, ठीक है, और यह है इन इक्विलिब्रियम विद AB3 गैस प्लस BC गैस, ठीक है। तो मान लो इसके इनिशियल मोल्स थे A, इसके इनिशियल मोल्स थे B। तो जब इक्विलिब्रियम आया होगा तो मान लो इसमें से गया X, बताओ इसमें से भी कितना जाएगा X, रिएक्शन तो बैलेंस रही, ये कितना बनेगा X और ये बनेगा X बनेगा। एक काम करो, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, हम थोड़ा ऊपर बात करते हैं ना, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसको पूरा, तो यहाँ डिस्कस करो। तो देखो पहली रिएक्शन है AB2 गैस प्लस B2C गैस इन इक्विलिब्रियम विद AB3 गैस प्लस क्या होगा BC गैस होगा। अब आप देखो इसके इनिशियल मोल्स मान लेते हैं A, इसके मान लेते हैं B टाइम t इक्वल टू 0 पर, ये दोनों 0 0। मान लो जब इक्विलिब्रियम आया तो इसके चले गए x मोल्स, सही है। अब बताओ इसके 1 मोल के लिए 1 मोल काम में आता है तो इसके x मोल्स के लिए कितना काम में आएगा x, तो B में से गया x, ये कितना बनेगा x, ये भी बनेगा x, सही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, साथ ही साथ ये B2C एक और जगह काम में आ रहा है। सेकंड रिएक्शन क्या हो रही है, जो BC गैस बना ये प्लस B2C, ये दोनों भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये क्या बना रहा है, B3C2 बना रहा है, ठीक है। तो बताओ BC कितना बना x, ये कितना बचा B माइनस x। अब मान लो जब यहाँ इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों इक्विलिब्रियम साथ साथ ही आएंगे, इसमें से गया y x माइनस y, बताओ इसमें से भी कितना जाएगा x माइनस y, ये कितना बनेगा y। अब एक चीज पे ध्यान देना, अगर BC यहाँ x माइनस y है तो यहाँ पर भी x माइनस y बनेगा, अगर B2C यहाँ B माइनस x माइनस y है तो वो यहाँ पर भी B माइनस x माइनस y। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यहीं पे आप मिस्टेक कर सकते हो। देखो पहले ये बना, ये बनते ही आगे काम में आने लग गया, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से y जा चुका होगा, तो इक्विलिब्रियम पर तो एक कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये यहाँ x माइनस y है तो ये यहाँ पर भी x माइनस y होगा, अगर ये यहाँ b माइनस x माइनस y है तो ये यहाँ पर भी b माइनस x माइनस y होगा। बस आपको इतनी सी ही चीज समझनी है, समझ सकते हो। पर एक चीज पे ध्यान दो, y x में से जा रहा है ना, इसका मतलब y की वैल्यू x से क्या होगी, कम ही होगा। y x के बराबर या ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो मतलब y की वैल्यू x से कम है। अब आप देखें में से कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है AB3 एट इक्विलिब्रियम, तो बताओ AB3 की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, x, और BC की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, BC है x माइनस y, तो ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो AB2 A माइनस x और B2C B माइनस x, ये भी गलत है ना, हो ही नहीं सकता। अगर दोनों इनिशियल ए भी होता तब भी दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। सी ऑप्शन AB3 एट इक्विलिब्रियम में x और B3C2, बताओ B3C2 की कंसंट्रेशन कितनी है, वो है y, तो बोल रहा है कि ए बी, हाँ बिल्कुल सही है। देखो x ग्रेटर देन y है, ये तो हमने पहले बोल दिया, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन AB3 एट इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन BC एट इक्विलिब्रियम, तो देखो इक्विलिब्रियम पर BC की वैल्यू कितनी है, x माइनस y, और ऑब्वियसली AB3 BC से भी बड़ा होगा क्योंकि AB3 की वैल्यू x और यहाँ x में से क्वांटिटी गई, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू x से तो क्या आने वाली है, छोटी, यानी इसका डी ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरह आपसे न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज यूज करवा सकता है। देखो ये वाला जो आप पार्ट सीख रहे हो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला, ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत काम में आएगा। कहां पर काम में आएगा, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। ये चैप्टर एनसीईआरटी में कंबाइंड फॉर्म में इक्विलिब्रियम के फॉर्म में दिया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको दो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, यहाँ सीखे गए इन कंसेप्ट को हम लोग आगे चलकर कहाँ यूज करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज करेंगे। सही है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने फिर से आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई हुई है। एक तो लीड चेकलिस्ट प्रिंसिपल को हमने आगे कंटिन्यू किया, जहां हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। हमने सीखा कि किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती है और एंडोथर्मिक के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। हमने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि Kf डिक्रीज हो रहा है या Kb डिक्रीज हो रहा है। Kf Kb दोनों इंक्रीज होते हैं,
एक बार KF ज्यादा इंक्रीज होता है, एक बार KB ज्यादा इंक्रीज होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा कि किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर इनर्ट गैस को ऐड करने का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा कि अगर आप इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। नेक्स्ट आपने कैटलिस्ट की बात की थी, वो उसमें कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हमने सीखा कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो एक साथ जब दो इक्विलिब्रियम एक ही टाइम पर सेट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। याद रखने वाली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कॉमन स्पीसी है उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम रखनी है और फिर आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए और क्वेश्चंस आपके लिए मैंने डीपीपी के अंदर डाल के रखे हुए, तो आप उस डीपीपी को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक पार्ट खत्म हो गया है केमिकल इक्विलिब्रियम, अब हम लोग डील करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के साथ। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स है और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू।